हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6वीं का गणित पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्रियाकलाप नंबर 5 में आए थे। अध्याय 3 का रेखाखंड हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने रेखाखंड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पिछले 2 वीडियो में प्राप्त की हैं। अब इस वीडियो में हम लोग और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले उपलब्ध होती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्रियाकलाप नंबर 5 है। अब इसमें क्रियाकलाप नंबर 5 में हम लोग कुछ और नया चीज़ सीखेंगे रेखाखंड से रिलेटेड। निम्न चित्रों में डिवाइडर या प्रकार की सहायता से रेखाखंडों को नाप कर तुलना करें। प्रत्येक चित्र के लिए रेखाखंडों की लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखें। देखिए, प्रकार या डिवाइडर की सहायता से इसको मापना है और इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको किस प्रकार से मापना है और इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखना है। फ्रेंड्स, तो देखिए ये डिवाइडर है, ठीक है, ये डिवाइडर है और इससे हमको इनको नापना है। अब मापना कैसे, हमको ऐसे करके मापना है, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे रख रख के मापना है। पर मुझे लगता है कि ऐसे मापने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्केल पट्टी की सहायता से, स्केल की सहायता से हम लोग इसको मापेंगे और उसको बढ़ते क्रम घटते क्रम के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि नंबर को बहुत अच्छे से बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं माप के दिखाती हूँ आपको स्केल पट्टी में। ये देखिए, ये स्केल पट्टी है। अब हम लोगों ने शुरुआत की वीडियो में जो इसी पार्ट का वीडियो है उसमें हम लोगों ने स्केल पट्टी से मापना कैसे उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मापना कैसे है। ये स्केल पट्टी है, स्केल पट्टी जो ये 0 वाला पॉइंट होता है उसी पॉइंट से हमको गिनना होता है। अब देखिए ये कितने नंबर में आ रहा है, ये देखिए 3.4 में आ रहा है। ए बी कितना है, ए बी 3.4 है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है ए बी। उसके बाद फिर सी डी को माप के देखते हैं इसको, ये कितना है, ये 4.3 सेंटीमीटर है। ये सी डी 4.3 सेंटीमीटर में है। और उसके बाद फिर ये बी डी कितना है, बी डी को देखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है, बी डी 2 सेंटीमीटर आ रहा है। और यहाँ पर ई, ये दोनों बराबर हैं। देखिए ये दोनों, ये देखिए ये 1.5 ए ई उतना ही है, तो 1.5 सेंटीमीटर और ई और सी उतना ही है, 1.5 सेंटीमीटर। इसको बढ़ते क्रम में बोला है, मतलब कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो ए ई, उसके बाद फिर ई सी, उसके बाद फिर क्या, ये बी डी, उसके बाद फिर ए बी और उसके बाद सबसे बड़ा सी डी। इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने बढ़ते क्रम में लिख लिया। इसी प्रकार से इसको भी करना है, इसी ऐसे ही, तो इसको भी माप लेंगे हम लोग। इस प्रकार हम लोग माप रहे हैं ना, ऐसे। ये 3 सेंटीमीटर है, देखिए एस पी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर ये आर क्यू ये भी आर क्यू 3 सेंटीमीटर में है। उसके बाद फिर आर पी 3.5 में है। आर पी क्या है, 3.5 सेंटीमीटर में है। उसके बाद फिर पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए 2.6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर एस आर ये 2.5 सेंटीमीटर है। ये एस
आर मतलब कि उतना ही है, 2.6 उतना ही है ये। उसके बाद फिर एस टी को देखते हैं हम लोग। एस टी को देखिए 1.8, एस टी 1.8 सेंटीमीटर। और ये कितना है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1.2, टी आर 1.2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इन सबके भुजाओं को हम लोगों ने माप लिया। उसके बाद फिर सबसे छोटा कौन सा है, ये टी आर है। उसके बाद फिर क्या है, एस टी है। उसके बाद फिर कौन सा है, ये एस आर पी क्यू है। उसके बाद फिर ये कितना है, एस पी और पी आर क्यू एस पी। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा क्या है, आर पी है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये वाला सीन देखते हैं हम लोग। निम्न रेखाखंडों को स्केल व प्रकार की सहायता से नापिए एवं उनके माप लिखिए। अब इन रेखाखंडों को भी हमको प्रकार या स्केल की सहायता से मापना है। हम लोगों का सबसे अच्छा साधन कौन सा है, स्केल है। इनको भी हम लोग माप लेंगे और इसमें इनका मान हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए मापना शुरू करते हैं। मान लिखते हैं। देखिए ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यहीं पर हम लोग लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ये कितना सेंटीमीटर है, 3.4 है। ये कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर इसको देखते हैं हम लोग, ये 3.4 3.3 ही है, ये 3.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर इसको देखते हैं हम लोग। इसको आई होप फ्रेंड्स आपको मापना आ रहा होगा। 3.6 सेंटीमीटर है ये, 3.6 सेंटीमीटर। और इसको देख लेते हैं, ये कहिए कि ये 2.2 सेंटीमीटर है, ये 2.2 सेंटीमीटर। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा लिखना है। तो आई जे बराबर 2.2 सेंटीमीटर। उससे फिर छोटा कौन सा है, ये 3 सेंटीमीटर वाला है। तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कौन सा है, सी डी बराबर 3.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये सी डी नहीं आएगा, एफ ई आएगा 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर सी डी 3.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर आएगा जी एच बराबर 3.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने बढ़ते क्रम में प्रत्येक भुजाओं को नाप करके इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने मापा। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर की लंबाई का रेखाखंड खींचना। अब 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर लंबाई का रेखाखंड हमको खींचना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या बता रहा है। तो देखिए ए बी एक रेखाखंड है, सी डी एक रेखाखंड है, ई एफ एक रेखाखंड है। अब क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक। तो देखिए यहाँ पर 2 से अधिक रेखाखंड है। अब इनके योग के बराबर मतलब कि इन तीनों को जोड़कर कितनी लंबाई होगी, इनके योग के बराबर क्या बोल रहा है, रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी खींचा हुआ है, देखिए ऑलरेडी खींचा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगी कैसे खींचा हुआ है ये ना। देखिए सबसे पहले ये इनको क्या करना है, हमको पहले मापना नहीं है, इसको सीधा सीधा हमको डिवाइडर में इसको फिट करना है। देखिए इसको क्या करना है, डिवाइडर में हमको इस प्रकार से फिट कर लेना है। उसके बाद हमको पहले तो एक्स वाई एक मान लेना है मन में और एक रेखाखंड खींच देना है। उसके बाद रेखाखंड खींचने के बाद हमको क्या करना है, हमको इस प्रकार से इनको ऐसे रखना है, इस प्रकार से ऐसे रखना है। और रख के इस प्रकार से हमको क्या करना है, चाप काट देना है। इस प्रकार से चाप काटना है, जहाँ पर कटा उतना रख दिए। उसके बाद फिर ऐसे करके मापना है उसको, फिर हमको चाप काट देना है जहाँ पर से कटा हुआ है ना। मान लीजिए कि मैं इसी में माप रही हूँ, ठीक है, इसी में मैं माप रही हूँ
देखिए इस प्रकार से मैं सही माप लूँगी ना इसका। ये मैंने मापा, ठीक है, मापा ये मैंने। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से इस प्रकार से मैंने इस प्रकार काटा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको करूँगी ना, इसको करूँगी। ये थोड़ा छोटा है तो हम इसको इसके बराबर ही ऐसे करना है ना। उसके बाद जहाँ से चाप काटा है वहीं पर हमको रखना है और फिर इस प्रकार से चाप काट देना है। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा रेखाखंड को मापेंगे। तीसरा रेखाखंड थोड़ा और छोटा हो गया। अब यहाँ पर काटा है, यहीं पर से ऐसे रख के हम फिर वो कर देंगे, यहाँ पर चाप काट देंगे। अब हम लोगों को क्या मिल गया, ये तीनों रेखाखंड के योग के बराबर एक रेखाखंड मिल गया। इस प्रकार हमको खींच देना है, ठीक है। चाप काट के हमको रेखाखंड योग के बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर रचना के पद लिखा हुआ है। रचना के पद मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ आप लोगों से लिखना ज़रूर सिखाऊंगी। कैसे है, जैसे जैसे बनाया जाएगा वैसे वैसे ही इसको करना है। अब देखिए आगे साइड मैं बताऊंगी, यहाँ पर पढ़ती हूँ। पहले एक सरल रेखा एक्स वाई खींची, यहाँ पर बिना माप के एक सरल रेखा एक्स वाई खींचा गया था, ठीक है। दूसरा, फिर प्रकार को ए बी रेखाखंड के माप के बराबर फैलाए। हम लोगों ने क्या किया, प्रकार को यहाँ पर रख करके ए बी रेखाखंड में रखा ना, माप के बराबर फैलाए। उसके बाद फिर रेखा एक्स वाई पर कोई बिंदु पी, अब रेखा एक्स वाई पर कोई भी बिंदु पी लेना है और वह उसे केंद्र मानकर ए बी रेखाखंड का चाप इस प्रकार काटिए कि वह रेखाखंड एक्स वाई को क्यू पर काटे। अब इसमें कोई बिंदु पी लेना है, ये मतलब कि एक निश्चित केंद्र बिंदु, और वहाँ पर रख कर के हमको ए बी माप का चाप काटना है, तो वहाँ पर हमको बिंदु क्यू मिल जाएगा। तो ये एक बार हम लोगों ने यहाँ पर काट दिया। उसके बाद फिर चौथा है सी डी रेखाखंड के बराबर का चाप क्यू को केंद्र मानकर। अब दूसरा क्यू पी एक केंद्र था तो यहाँ से हम लोग माने, अब क्यू एक केंद्र बन गया तो यहाँ से दूसरे रेखाखंड को मानेंगे केंद्र मानकर। इस प्रकार काटी कि वह एक्स वाई को पी क्यू पर प्रतिच्छेदित कर दे, एक्स वाई को पी क्यू पर क्या कर दे, काट दे। अब आगे देखते हैं। और उसके बाद फिर दिशा में काटे, माना कि वह बिंदु आर है। फिर उसके बाद आगे साइड काटना है और इसमें कोई और बिंदु ले लेना है। उसके बाद फिर पांचवा इसी प्रकार ई एफ रेखाखंड और तीसरा रेखाखंड को फिर से प्रकार वहाँ पर रखना है और चाप आर को केंद्र मान करके फिर आगे साइड हमको चाप काटना है। मानकर रेखाखंड एक्स वाई पर काटिए, वह एस पर काटती हर जहाँ पर काटता है उसको एक एक केंद्र बिंदु वाला नाम देते जाना है। क्या ए बी बराबर पी क्यू, सी डी बराबर क्यू आर, ई एफ बराबर आर एस है? क्यों? अपनी कॉपी पर लिखे जी। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोगों ने बराबर उसी बराबर का माप के चाप काटे हैं, इसलिए ये उन्हीं के बराबर है। अब चूंकि ये रेखाखंड का नाम रखा हुआ था ए बी और ये उन बिंदुओं का नाम रखा हुआ है जहाँ पर हम लोगों ने रेखाखंड की लंबाई के बराबर माप कर काटा है। फिर छठवा है पी एस बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर आर एस, पी एस बराबर ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। पी एस की लंबाई नापिए, पी एस ही दिए गए रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर की लंबाई का रेखाखंड होगा। इसी प्रकार पी एस को हम लोग मापेंगे तो वो तीनों रेखाखंड की लंबाई के बराबर का होगा। इसी प्रकार से ये बताया गया है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेगा, मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर आप लोग समझ जाइए क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं लिखूंगी तो और समय ख़त्म होगा, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, समझा रही हूँ। फिर उसमें अभ्यास के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें मैं आपको एक एक बना के समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इधर, रेखाखंडों के अंतर के बराबर रेखाखंड खींचना। अब देखिए हम लोगों ने शुरुआत में क्या रेखाखंडों के योग के बराबर रेखाखंड खींचा है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अंतर के बराबर। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना होता है, और योग मीन्स होता है जोड़ना। तो अंतर के बराबर खींचना है, तब देखिए कैसे अंतर करना है इसको। अब आगे साइड हम लोग देख रहे हैं, तो ये देखिए ये रेखाखंड है ए बी सी डी। अब ये रेखाखंड एक एक्स वाई रेखाखंड खींचा हुआ है, ठीक है। कोई बिंदु पी लिया गया है, ठीक है, पी लिया गया है। अब इसमें क्या करना है, इसके अंतर का,
पहले हम लोग इसके उसको पढ़ लेते हैं ना, रचना पथ को, क्योंकि अभी समझ में नहीं आया है। पहला, एक सरल रेखा हमको एक्स वाई खींचिए, उस पर कोई बिंदु पी लीजिए, लिया गया है पी। उसके बाद दूसरा प्रकार को बड़ी रेखाखंड ए बी के बराबर। अब सबसे बड़ी रेखाखंड ये ए बी है, अपने का पुस्तक में अच्छे से देखिए आप लोग। ए बी ये बड़ी रेखाखंड है ना सी डी से, उसमें फैलाइए। फिर बिंदु पी को केंद्र मानकर ए बी के बराबर चाप काटना है। बिंदु पी में रखना है नोक को, और ए बी के बराबर हमको क्या करना है, चाप काटना है। तो यहाँ पर क्यू पर चाप काटेगा, वह क्यू पर काटता है। देखिए यहाँ पर क्यू पर काटा। चौथा है, बिंदु क्यू को केंद्र मानकर सी डी के बराबर चाप पी की दिशा में रेखा एक्स वाई पर काटिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कि अब देखिए घटाना में क्या होता है, लौटना, वापस लौटना होता है। एक बार जाके लौटना वो घटाना हो जाता है, और जोड़ना उसमें ऐड होते जाना, तो इसमें लौटाना है हमको। तो बिंदु पी ये है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ए बी रेखाखंड बड़ी वाली को खींच दिया और क्यू बना दिया। अब ये सी डी रेखाखंड को यहीं पर नोक रखकर कि इधर हमको लौटाना है, इधर लौटाना है। तो जो हम लोग प्रकार ऐसे करके रखे हैं उसको क्या करेंगे, इधर हमको लौटाना है। अब देखिए सबसे पहले क्या किया गया था, एक बिंदु P माना गया, ठीक है, P माना गया, और ए बी को यहाँ पर ए बी को क्या किया गया, मापा गया। ये रेखाखंड, देखिए रेखाखंड ये इस प्रकार से हम लोग ऐसे करके मापे। अब बिंदु P पर रखा गया, और P पर रखा तो यहाँ पर चाप कटा। यहाँ पर देखिए ये चाप कट रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। ये चाप कटा यहाँ पर, तो ये बिंदु केंद्र बिंदु क्या मिल गया, क्यू मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये बड़ी रेखाखंड थी, अब उसमें घटाना है। तो हमको क्या करना है, ये सी डी छोटी रेखाखंड को, ये सी डी छोटी रेखाखंड है। अब इसी पर क्या करना है, लौटाना है। तो यहीं पर रख के हमको इधर खींच देना है, यहाँ पर हमको चाप काट दें तो ये लौट गया। तो देखिए अभी अंतर हुआ ना, मतलब घटा दिए, बड़ी रेखाखंड में से छोटी रेखाखंड को घटा दिए। इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इतना हुआ, एक्स वाई पर काटिए। फिर वह आर पर काटता है, तो देखिए ये बिंदु आर मिल गया, आर पर काटता है। क्या ए बी बराबर पी क्यू है, क्या ए बी बराबर पी और क्यू है, तो जी हाँ। और सी डी बराबर क्यू आर है, तो जी हाँ बिल्कुल है। यदि है तो क्यों, अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि हमने उसी के बराबर मापा है ना, इसलिए वही है। फिर दिशा में, हाँ, पी क्यू की विपरीत दिशा में चाप क्यों काटा गया है, क्योंकि भाई घटाने में हमेशा उल्टा साइड आता है, सॉरी मतलब कि घटता हुआ आता है ना, लौट जाता है, इसलिए हम लोगों ने चाप विपरीत दिशा में काटा। योग करते समय चाप एक ही दिशा में काटे गए थे, योग करते समय मतलब कि आगे साइड ही काटे गए थे। अब ये घटाना है तो उसको लौटाएंगे ना। कारणों को अपनी कॉपी में लिखिए। मैंने आपको कारण बता दिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा, पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर पी आर, और या ए बी माइनस सी डी बराबर पी आर की लंबाई नापिए, पी आर ही दिए गए रेखाखंडों के अंतर के योग के बराबर होगा। तब पी और आर मतलब कि पी और आर यहाँ पास की ये लंबाई क्या है, ये जो P और Q है, यहाँ तक की लंबाई की ये क्या है, योग के अंतर के बराबर है। क्योंकि उसमें देखिए मान लीजिए कि ए बी रेखाखंड थी 6 सेंटीमीटर और सी डी रेखाखंड थी 4 सेंटीमीटर, तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इसको बताया है कि यहाँ पर जो ये P और R के बीच की लंबाई है, ये दोनों रेखाखंडों के अंतर यहाँ पर दिया गया है, अंतर दिया गया है, ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में तब आएगा जब मैं प्रश्नावली को आपको बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया, योग रेखाखंडों का योग और रेखाखंडों का अंतर, इतना समझ में आ गया होगा। आगे साइड देखते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। देखिए समांतर रेखा के बारे में शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ज़्यादा नहीं कहूँगी, ठीक है, नहीं पढ़ा है, हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। अध्यापिका ने छठी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी अपनी कॉपी में 2 रेखाएं खींचने को कहा। विद्यार्थियों ने रेखाएं कुछ इस प्रकार खींची। देखिए
अब टीचर के माध्यम से यहाँ आपको डेमो दिखा रहा है, समझा रहा है कि कुछ बच्चों को रेखाखंड खींचने के लिए कहा गया, 2 रेखाखंड। उन्होंने क्या कौन इस प्रकार की रेखाएं खींची है। ये तो एक तो ये है फर्स्ट, ये क्रॉसिंग और ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। और इस प्रकार की रेखा खींचे, 2 रेखा खंड खींचे है ना। अब बच्चों को क्या पता किस प्रकार खींच रहे हैं, लेकिन 2 रेखा खींचने के लिए बोला है। ये रेखा खींचा गया, ये रेखा। इस प्रकार से आप लोग अपने पुस्तक को देखते जाइए, इतने प्रकार की रेखा खींचे हुए हैं। अब आगे साइड देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप भी अपनी कॉपी पर इसी प्रकार 2 रेखाओं के अलग अलग युग्म बनाइए। अब नीचे दिए गए युग्मों को देखिए। अब यहाँ पर हमको भी बनाने के लिए बोला है, ये देखिए हम लोगों ने भी बना लिया है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। युग्म मतलब जोड़े होते हैं, 2 युग्म मतलब जोड़े होते हैं। अब ये बना हुआ है, ठीक है। आगे साइड चलते हैं, क्या बता रहा है यहाँ पर। चित्र 45 में रेखाएं पी क्यू तथा आर एस बिंदु क्यू पर काटती है। अब चित्र नंबर 45 कहाँ है, ये है। अब यहाँ पर इसको बताया है, देखिए चित्र ये 45वां नंबर का चित्र ये वाला है। पी क्यू, ये जो पी क्यू है तथा आर एस है, उसको कहाँ पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। अतः रेखाएं पी क्यू तथा आर एस प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये दोनों कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को भेद दिए, एक दूसरे को क्रॉस हो गए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और बिंदु क्यू उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु है। और ये बिंदु क्यू क्या है, उभयनिष्ठ, जहाँ पर प्रतिच्छेद किया गया है उसका नाम दिया गया है ओ, प्रतिच्छेद बिंदु दिया गया है। चित्र 45 सेकंड में रेखाएं ए बी। अब 45 सेकंड में, 45वां नंबर के चित्र के सेकंड में रेखाएं ए बी तथा सी डी आपस में काट तो नहीं रही हैं, आपस में नहीं काट रही है ना, परंतु यदि दोनों रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को काटेंगी। लेकिन आगे पीछे, मान लो कि इसको इतना लंबा खींच दी, इसको ऐसे खींचे, तो कहीं ना कहीं पर तो काट ही देगी, काटेगी ना भाई। इसको ज़्यादा लंबा ऐसे कर दिया, इसको ऐसे किए, तो यहाँ पर तो काट ही देगी ना, काट देगी। काट नहीं रही, परंतु यदि दोनों रेखाओं को आगे पीछे किया जाए तो एक दूसरे को काटेगी। अर्थात चित्र 45 सेकंड की चित्र 45 फर्स्ट की श्रेणी में ही आएगा। मतलब कि ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दोनों एक ही श्रेणी में आएंगी, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाओं की श्रेणी में आएंगी। ये बताया गया। प्रतिच्छेदी रेखा जो आपस में भेदित करते हो, बीच में काट देती हैं, उसको प्रतिच्छेदी रेखा है। फिर चित्र 45 में तीसरा नंबर का जो ये चित्र है, रेखाएं के एल एम एन ना ही आपस में काट रही है और ना ही बढ़ाने पर आपस में एक दूसरे को काटेगी। हम कैसे जांचेंगे कि ये दूसरे को नहीं काटेंगे। अब देखो चित्र 45 की तीसरे नंबर वाला चित्र है, जिसमें दोनों रेखाएं समांतर बढ़ रही हैं। ये इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो पर भी एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी नहीं। चित्र 45 तीसरा की रेखाओं को देखिए। अब यहाँ पर इसको देखना है, ये चित्र 45 है ये। अब इन रेखाओं को देखना है, इनकी बीच की दूरी को देखिए। चित्र के द्वारा बताया गया है कि बीच की दूरी को बिल्कुल भी एक समान है, बीच की दूरी कहीं पर भी काट नहीं रहा है, इसको कितना भी आगे बढ़ाए काट नहीं रहा है। दोनों रेखाएं के एल तथा एम एन के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब इनके बीच की दूरी, देखिए बीच की ये दूरी, लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान है। प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान है, कहीं पर भी आगर दोहर नहीं है। इन्हें दोनों तरफ कितना भी आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, इनको दोनों तरफ, चाहे इधर आप बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, आप पाएंगे कि इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान ही रहती है। तो हम लोग क्या पाते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सदैव समान ही रहती है। आप भी डिवाइडर की मदद से दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी नाप कर देखिए। हम लोगों को भी क्या करना है, डिवाइडर की सहायता से दोनों लंबवत दूरी माप करके देखना है क्या वे समान हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया गया इन सभी चित्रों के माध्यम से कि 2 रेखाएं ऐसी समांतर रेखाएं होती हैं जो बीच में कहीं पर भी किसी को काटती नहीं है, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कही जाती है।
ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। देखिए ऐसी रेखा समांतर रेखा, जो रेखा आपस में बढ़ती ही जाती हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को बीच में नहीं काटती हैं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाती हैं। अर्थात समांतर रेखाएं बराबर दूरी पर रहती हैं, मतलब उनकी बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ना तो वे एक दूसरे के पास आती है और ना ही दूर जाती है, ना तो एक दूसरे के पास आती है और ना ही दूर जाती है। अपनी कक्षा में बैठे बैठे आपके चारों तरफ फैली चीज़ों को देखिए। कक्षा का श्याम पट, खिड़की, दरवाजे, दीवारें, आपका ज्यामिति बॉक्स, मेज, पुस्तक, स्केल आदि के किनारों में आप इस प्रकार की रेखाओं को महसूस कर सकेंगे। जैसे कि देखिए, हमारा जो ये श्याम पट ब्लैक बोर्ड है, ये भी समांतर रेखा से बनी हुई है। हमारा जो पुस्तक है ये भी समांतर रेखा से बना हुआ है। हमारा जो टेबल है ये भी समांतर रेखा से बना हुआ है। हमारी जो खिड़की है ये भी समांतर रेखा से बनी हुई है। और हमारा जो स्केल पट्टी है ये भी समांतर रेखा से बनी हुई है। समांतर रेखा कहीं भी बीच पर प्रतिच्छेद नहीं करती है और ना ही ऊपर नीचे होती है। इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उतना हम लोग जो इरा फिर कर इधर उधर होकर के पढ़ रहे थे, उसका निष्कर्ष क्या निकला? हमको समांतर रेखाओं के बारे में बताने की कोशिश की गई है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समांतर रेखा समझ में आ गई होगी, और रेखाओं का योग और रेखाखंडों का योग और रेखाखंडों का अंतर भी समझ में आ गया हो। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखे हैं। देखिए, इनमें कहाँ कहाँ हमें समांतर रेखाखंडों के उदाहरण मिलते हैं। आप अपनी कॉपी में एक सूची बनाइए जिनमें 5 प्रतिच्छेदी रेखाखंडों तथा 5 समांतर रेखाखंडों के उदाहरण हैं। अब इसमें आपको ये पूछा गया है, मतलब आप अवलोकन करके बताइए कि आपके आसपास की वस्तुओं को देखिए और वस्तुओं को देखकर ये बताना है कि कौन कौन सी वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है रेखाखंडों को, और कौन कौन सी वस्तु ऐसी हैं जो समांतर रेखा के हिसाब से बनी हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा इतना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है आपको हमारी ये वीडियो, और भी आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसे ही गणित के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आप तक मिलती रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके प्रश्नावली में। तब तक के लिए धन्यवाद।